चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन। सो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि अर्थक्वेक आने का सबसे बड़ा रीज़न होता है प्लेट्स का मूव करना। टेक्टोनिक प्लेट्स वो स्लोली मूव करती रहती हैं, राइट। लेट्स से ये लेट्स से टेक्टोनिक प्लेट्स है। अब इनका मूवमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जस्ट फॉर द रिवीजन है ना, इनका मूवमेंट अवे भी हो सकता है, इनका मूवमेंट एक दूसरे की तरफ भी हो सकता है। अब जब इनका मूवमेंट अवे होता है तो क्या होता है कि यहाँ से जो मोल्टेन लावा है जो इस सरफेस के नीचे है वो ऊपर आता है और सॉलिडिफाई हो जाता है ना। जब इनका मूवमेंट एक दूसरे की तरफ होता है तो क्या होता है, ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, मतलब इस तरीके से चढ़ने लगती है। तरीके चढ़ने लगती है तो यहाँ से हमें पता चलता है कि क्या फॉर्म होता है, माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, है ना। ऑब्वियसली नीचे से लावा प्लेट ऊपर जा रही है तो वो जो लावा है वो आके कूल होता जा रहा है और कुछ इस तरीके की शेप बनती है, तो क्या फॉर्म होता है, माउंटेन फॉर्म होता है, राइट। अब इसके अलावा एक मूवमेंट इस तरीके का भी होता है, मतलब ये वाला है ना, मतलब कि इस तरीके से मूव कर रही है प्लेट। अब इस तरीके से मूव करने पे यहाँ पर देखो ये प्लेट्स आपस में फंसेंगी और जब फंसेंगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फंसेंगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। अब अगर यही फ्रिक्शन है ना, इसी फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी इनके फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही है अगर वो रिलीज हो गई तो वही फॉर्म करती है रिलीज्ड एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी फॉर्म करती है अर्थक्वेक, रिलीज्ड एनर्जी फॉर्म करती है अर्थक्वेक। इतना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, राइट। मतलब देखो यार, अगर आप स्लाइड करो, ये हाथ को ही बहुत ज़्यादा चिपका कर आप स्लाइड करो तो हाथ में स्ट्रेस आ रहा है। किसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है, फ्रिक्शन की वजह से स्ट्रेस आ रहा है। और यही स्ट्रेस अगर रिलीज हो जाता है तो वो एनर्जी की फॉर्म बन जाता है और इसी एनर्जी की वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक। अब इस एनर्जी की वजह से अर्थक्वेक क्यों आता है, ये एनर्जी मूव करती है। सपोज मैं इसको कवर कर दूं, सपोज ये हम बहुत बड़ी सरफेस की बात कर रहे हैं, इसको इस तरीके से अगर हम लेट्स से कवर कर देता है, राइट। मतलब कि ये प्लेट को मैंने डिटेल में दिखा दिया है। अब ये जो एनर्जी मूव करेगी यहाँ से, ये सरफेस ऑफ अर्थ है जहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई है, जिस पॉइंट पर भी एनर्जी रिलीज हुई है, सपोज यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर, राइट। जहां पर भी एनर्जी रिलीज हुई है उस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइपोसेंटर, ठीक है। और इस पॉइंट के जस्ट ऊपर जो सरफेस वाला पॉइंट होता है, हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर, इसी को फोकस भी बोलते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, इसी पॉइंट को हम फोकस भी बोलते हैं। और इसके जस्ट ऊपर जो पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर, एपिसेंटर मतलब हाइपोसेंटर या फिर फोकस के जस्ट ऊपर सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। अब हुआ क्या होगा, यहां से एनर्जी जैसे ही रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में मूव करेगी। देखो एनर्जी की बहुत फॉर्म्स होती हैं, आप सब पढ़ चुके हो एनर्जी की फॉर्म्स, है ना। एनर्जी लाइट की फॉर्म में भी मूव करती है, एनर्जी हीट की फॉर्म में भी मूव करती है, राइट। एनर्जी आपकी आवाज़ मतलब वॉइस की फॉर्म में भी मूव करती है। तो यहाँ पर और एनर्जी वेव की फॉर्म में भी मूव करती है, राइट। आपको याद नहीं होगा बट साइन ओमेगा टी प्लस फाई जब हम हार्मोनिक वेव्स पढ़ रहे थे वो फॉर्मूला होता था, बट ठीक है उतना रहने दो, अभी वो डिटेल की बात है। बस यहाँ पर समझिए कि ये जो एनर्जी है ये वेव की फॉर्म में मूव करेगी, है ना। अब यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ, ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में मूव कर रही है, वेव्स की फॉर्म में। और कौन कौन सी वेव्स होती है, इसमें होती है दो तरीके की वेव्स। एक तो होती है बॉडी वेव,
बॉडी वेव, और दूसरी होती है सरफेस वेव। दो तरीके की वेव होती है, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। अब इस बॉडी वेव में भी ये होती है सरफेस वेव। अब ये जो बॉडी वेव्स होती हैं इनमें भी दो तरीके की वेव्स होती हैं। नंबर 1 प्राइमरी वेव जिन्हें हम प्री वेव बोलते हैं, प्राइमरी वेव जिन्हें हम प्री वेव बोलते हैं, एंड एस वेव जिन्हें हम सेकेंडरी वेव बोलते हैं। इन्हें प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव क्यों बोलते हैं? ठीक है, प्राइमरी वेव इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेव सरफेस तक सबसे जल्दी पहुंचती है। ये वेव सरफेस तक सबसे तेजी से पहुंच जाती है ना, मतलब और किसी भी जगह पर तेजी से पहुंचने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप वो पाथ फॉलो करिए, है ना, जो सबसे कम डिस्टेंस वाला है, राइट। मतलब कि अगर सपोज यहाँ से वेव निकल के ये घूमते घूमते यहाँ तक इस सरफेस तक पहुंची या किसी भी सरफेस तक पहुंची, प्री वेव क्या करती है कि सीधे जो सबसे छोटा पाथ होता है वो फॉलो करती है। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम डिस्कस कर सकें, ये जो प्लेट्स का मूवमेंट है ये मेंटल में हो रहा है ना। मेंटल के ऊपर जितना भी पोर्शन है ये सारा सॉलिड है, मतलब कि यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है इसके ऊपर ये सारा मूवमेंट क्या है, हम बोल सकते हैं कि सारा सॉलिड स्टेट में है इस लेयर पे, है ना। मेंटल के नीचे लिक्विड स्टेट आता है क्योंकि वहाँ से कोर भी आती है, तो कोर क्या होता है, कहीं पर लिक्विड पार्ट है, कहीं पर सेमी लिक्विड पार्ट है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि ये वाली जो वेव्स होती हैं ये सिर्फ किस में ट्रैवल कर रही है, सॉलिड में। तो हमने दो कंक्लूजन निकाले इससे। देखो ये वेव सबसे जल्दी सरफेस तक पहुंच गई, तो हमने ये कहा कि ये सबसे जल्दी पहुंची है तो इसे हम प्राइमरी वेव बोल देते हैं, ठीक है। सेकेंड, हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ये जल्दी इसलिए पहुंची है क्योंकि ये सिर्फ सॉलिड में मूव कर रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी वेव होती है, ठीक है, इसके ऊपर सॉलिड है। देखो अब हो सकता है कि ये नीचे से भी यहाँ तक पहुंच जाए, डायरेक्ट नीचे तक भी यहाँ तक पहुंच जाए। अब यहाँ तो सेमी लिक्विड या लिक्विड स्टेट है, तब भी ये जल्दी पहुंच रही है शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करके। तो हमने एक और कंक्लूजन निकाला कि प्राइमरी वेव सॉलिड में तो मूव कर ही सकती है, वो लिक्विड स्टेट में भी मूव कर सकती है। मतलब किसी भी स्टेट में मूव करके सरफेस तक पहुंचने वाली वेव प्राइमरी वेव बोलती है। मतलब प्राइमरी वेव के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, मूव इन सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ। अब जो सेकेंडरी वेव होता है उनका क्या सीन होता है? सेकेंडरी वेव का सीन ये होता है कि वो ऐसे मूव करती हैं कि उनके पाथ में लिक्विड नहीं आए, मतलब कि यहाँ पर जो लिक्विड जमा हुआ है वो वाला पाथ नहीं आए। तो मतलब कि वो मेंटल में मूव करती हैं और फिर उसी में मूव करके बाहर सरफेस पे कहीं मिलने का इस तरीके से ट्राई करती हैं। मतलब वो इस तरीके से ट्रेवल करती हैं कि उनके पाथ में लिक्विड स्टेट नहीं आए। अब अगर लिक्विड स्टेट अवॉइड कर रही हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये सिर्फ किस में मूव करती हैं, सॉलिड में। सेकेंडरी वेव्स सिर्फ किस में मूव करती हैं, सॉलिड में, राइट। और बिकॉज ये इनको लिक्विड अवॉइड करना पड़ रहा है तो इसलिए इनको थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। सपोज आपको कोई किसी से थोड़ी अनबन है या फिर उसका घर अवॉइड करना है तो आपको क्या है, लंबा रास्ता लेके घूम के जाना पड़ेगा। इनको यहाँ पर जो लिक्विड है हाई टेम्परेचर उसको अवॉइड करना है क्योंकि वहाँ से जा ही नहीं सकती है, तो इनको थोड़ा लंबा पाथ लेना पड़ता है। तो प्राइमरी वेव से थोड़ा टाइम बाद सरफेस तक पहुँचती है। बट ये दोनों वेव सरफेस तक पहुँचती हैं और उसके बाद जो सरफेस में होता है, मतलब कि ये वेव्स पहुँची और सरफेस मूव करना स्टार्ट की, उन वेव्स को हम बोलते हैं सरफेस वेव्स। मतलब ये जब वेव्स पहुंच जाती हैं तो जो वेव्स बनती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सरफेस वेव्स। देखो वही है, सिस्मिक वेव्स ही है। अभी तक क्या हो रहा था, बॉडी में ट्रेवल कर रही थी तो उसे हमने क्या बोल दिया, बॉडी वेव, है ना, क्योंकि ये अर्थ की बॉडी माना है हमने, है ना। तो अगर अर्थ की बॉडी में ट्रेवल कर रही है तो वो कौन सी है, बॉडी वेव। अब वही वेव सरफेस पे पहुंच गई है, वहां ट्रेवल कर रही है तो सरफेस वेव। जितना भी आतंक होता है वो इन्हीं की वजह से होता है, जो भी डिस्ट्रक्शन है ना, जो भी तोड़ फोड़ है वो होती है सरफेस वेव की वजह से, राइट। तो आई थिंक यहाँ तक आपका पॉइंट, यहाँ तक रिवीजन वाला पॉइंट था, ये क्लियर है।
अब अर्थक्वेक आ गया है, आपकी जो वेव्स हैं वो सरफेस तक पहुंच गई हैं। अब साइंटिस्ट के पास क्वेश्चन ये है कि हम मेजर कैसे करें कि कौन सा अर्थक्वेक ज़्यादा बड़ा है या कौन सा अर्थक्वेक छोटा है, या कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिससे हम मेजर कर पाएँ अर्थक्वेक के बारे में, ताकि हम बेटर स्टडी कर पाएँ। तो इन्होंने कहा मैं जो पाथ रिक्वायर्ड नहीं है उसको हटा देता हूँ, बाकी बना रहने दूंगा। हमें अभी ये प्लेट्स का थोड़ा सा काम है। ओके ठीक है, ये बस यहाँ से लिख लेते हैं दैट ये पॉइंट हमने क्या बोला था, हाइपोसेंटर, और ये वाला पॉइंट क्या बोला था हमने जो जस्ट इसके ऊपर था, दिस इज एपिसेंटर सरफेस पे। ओके, इन दो चीज़ों का हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। सो क्या है, देखिए साइंटिस्ट ने कहा कि इसके दो तरीके हैं कि आप अर्थक्वेक को कैसे मेजर कर सकते हैं। पहला तरीका है इसका मैग्नीट्यूड। द फर्स्ट मेथड इज मैग्नीट्यूड, and the second method is second method is intensity. Second method is intensity, right? अब दोनों को ध्यान से समझेंगे। क्या होता है मैग्नीट्यूड, सबसे पहले मैग्नीट्यूड समझें। मैग्नीट्यूड क्या है, ये क्वांटिटेटिव मेजर है। मैग्नीट्यूड इज अ क्वांटिटेटिव मेजर। अब क्वांटिटेटिव मेजर देखो क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेजर, और ऑब्वियसली ये क्वांटिटेटिव मेजर है तो इंटेंसिटी कैसा बन जाता है, ये क्वालिटेटिव मेजर बन जाता है। क्वालिटेटिव मेजर बन जाता है। देखो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये जो मैग्नीट्यूड है किसी भी अर्थक्वेक का, ये इस पॉइंट पर डिपेंड करता है, मतलब हाइपोसेंटर या फिर आप बोल सकते हैं फोकस, ये इस पॉइंट पर डिपेंड करता है। मतलब मैग्नीट्यूड ये बोलता है कि जो भी एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, वो आपको बताएगा कि आपके अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या है। और एनर्जी कहाँ पर रिलीज होती है, सबसे पहले एनर्जी रिलीज होती है कहाँ पर, हाइपोसेंटर पे। अब आप बताइए कि एक पर्टिकुलर अर्थक्वेक के लिए क्या दो एनर्जीज रिलीज हो सकती हैं? सोचिए थोड़ा, मेरे हिसाब से नहीं हो सकती है ना, क्योंकि ये फ्रिक्शन हुआ, ये स्ट्रेस रिलीज हुआ और एनर्जी रिलीज हो गई। मतलब एक अर्थक्वेक के लिए जो एनर्जी रिलीज है वो एक ही होगी, राइट। सो ये डिपेंड करता है हाइपोसेंटर पे और एनर्जी रिलीज पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज द मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज, इट इज द मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज, मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो गई ये सरफेस पर पहुंची, ठीक है, तो क्या इस एनर्जी का इंपैक्ट सरफेस के हर पार्ट पे सेम होगा? सोचिए थोड़ा सा, क्या हर पार्ट पे सेम होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा सेम। जितना आप डिस्टेंस पे जाओगे उतना इंपैक्ट कम होगा। यानी ये क्या होता है, ये डिपेंड ऑन डिस्टेंस। आई होप आपको दिख रहा है उससे, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। क्या ये भी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस पे डिस्टेंस का तो मतलब ही नहीं है। ये तो जहां पर एनर्जी रिलीज हुई वही उसी का मेजर है, एनर्जी रिलीज होने का मेजर है, तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। हमने ये तो बोल दिया है कि अब एनर्जी रिलीज हो गई है, एक पर्टिकुलर अर्थक्वेक के लिए एक ही एनर्जी हो, राइट, एक ही एनर्जी हो, तो ये एक अर्थक्वेक के लिए सिर्फ सिंगल वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड की। मतलब कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं तो उसके लिए कोई एक मैग्नीट्यूड होगा,
है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि देयर विल बी ओनली वन मैग्नीट्यूड पर अर्थक्वेक, वन मैग्नीट्यूड पर अर्थक्वेक, वन मैग्नीट्यूड पर अर्थक्वेक। लेकिन क्या हम इंटेंसिटी के लिए भी ये बोल सकते हैं? नहीं, सरफेस के किसी पार्ट में इंटेंसिटी पे सरफेस पे इंटेंसिटी कम हो सकती है। इंटेंसिटी क्या है कि कितना शेकिंग हुई है, मतलब थोड़ा सा और डिफाइन करके लिख देता हूँ यहाँ पे। इंटेंसिटी को आप क्या बोल सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ शेकिंग, मेजरमेंट ऑफ शेकिंग। और ये शेकिंग तो सरफेस के अलग अलग पार्ट में अलग अलग हो सकती है। ये शेकिंग तो सरफेस के अलग अलग पार्ट में अलग अलग हो सकती है ना। मतलब किसी पार्ट में ज्यादा हो सकती है, किसी पार्ट में कम हो सकती है, राइट। मतलब कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड करती है और इसकी मल्टीपल वैल्यू मिल सकती है ना। यानी वी कैन हैव मल्टीपल intensities, we can have multiple intensities, right? We can have multiple intensities. अब देखिए इसको जो मेजर करते हैं, अब मतलब किस किस स्केल में मेजर करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड को किस में मेजर करते हैं, फिर हम देख लेते हैं कि इंटेंसिटी को किस में मेजर करते हैं। आपने बहुत पॉपुलर वर्ड है रेक्टर स्केल, वो किसका मेजरमेंट है? मैग्नीट्यूड का। रेक्टर स्केल किसका मेजरमेंट है? मैग्नीट्यूड का। मतलब मैग्नीट्यूड हम किस में मेजर करते हैं? रेक्टर स्केल में। और इसमें नंबर क्या होता है? इसमें नंबर होता है 0 to 10 तक। नंबर होता है 0 to 10 तक। मतलब रेक्टर स्केल में मेजर करते हैं और किस नंबर तक मेजर कर सकते हैं? फ्रॉम 0 to 10। सिमिलरली इंटेंसिटी किस में मेजर? अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल है, मैं सोच रहा हूँ बता दूँ आपको। यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई और किस फॉर्म में मूव कर रही है? किस फॉर्म में मूव कर रही है? बॉडी वेव की फॉर्म में मूव कर रही है और सरफेस वेव की फॉर्म में मूव कर रही है। तो इसी को बाइफरकेट करके कभी कभी बोल देते हैं कि रिक्टर स्केल में दो तरीके के मेजरमेंट हो सकते हैं, बॉडी वेव का मेजरमेंट और सरफेस वेव का मेजरमेंट। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेनली जो सारा इम्पैक्ट पड़ता है वो तो सरफेस वेव से ही पड़ता है। तो जो ये फाइनल स्केल है, अगर आपको रिक्टर स्केल बताया जा रहा है तो मतलब आपको उसका मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, राइट। सिमिलरली जो इंटेंसिटी है उसको हम रोमन नंबर से मेजर करते हैं। रोमन नंबर से आपको सबको पता है, रोमन नंबर से। और ये रोमन नंबर पता है आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये जाता है हमारा 12 तक। इसका मेजरमेंट रोमन नंबर से होता है और ये जाता है 12 तक, राइट। ओके, तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो मैग्नीट्यूड है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है और जो इंटेंसिटी है वो क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, ठीक है। ये कहाँ होता है? ये मेजरमेंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है, ये मेजरमेंट ऑफ शेकिंग है, मतलब कितना शेक किया हुआ है जो भी ऑब्जेक्ट्स है, राइट। देन ये जहाँ पर रिलीज हुई एनर्जी वहीं पर मेजर हो जाता है। तो अगर वहीं पर मेजर हो जाएगा तो हमें पर अर्थक्वेक एक ही मेजरमेंट मिलेगा। इसमें हमें ज़्यादा मेजरमेंट मिल सकते हैं क्योंकि ये जगह जगह पर इसका इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकता है, राइट। मतलब हमारे पास मल्टीपल इंटेंसिटीज हो सकती है। अब देखो इसकी इंटेंसिटी हमें ये तो पता चल गया कि जगह जगह पर बहुत कम ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है, बट उसका रीज़न क्या है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें इंटेंसिटीज अलग अलग मिलती हैं? सबसे पहला फैक्टर तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड है। यहां पर लिख देते हैं फैक्टर्स नंबर 1 इज मैग्नीट्यूड। जितने ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होगा, ठीक है, उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटीज हमें मिलेगी,
राइट। मैं इसको थोड़ा सा भी एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा और बेटर समझ में आ जाएगा। दूसरा डिस्टेंस, मतलब कि आप जो इंटेंसिटी देख रहे हो, जो आप इंटेंसिटी देख रहे हो वो कितनी डिस्टेंस पर देख रहे हो एपी सेंटर से, राइट। इंटेंसिटी आप एपी सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर देख रहे हो। एंड थर्ड, और बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थक्वेक डिजाइन के लिए, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बेड रॉक एंड सॉलिड सॉइल स्ट्रेंथ। बेड रॉक एंड सॉइल लिखना यहाँ पर। अब सपोज देखो, अगर सॉइल बहुत सॉलिड है, सॉइल बहुत सॉलिड है जहां पर भी आप इंटेंसिटी देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपको कम शेकिंग मिले, कम शेकिंग मिले। कहीं पर सॉइल लूज है तो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा शेकिंग मिले, राइट। तो ये 3 मेन फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी मेजरमेंट में, राइट। अब देखो, अब इन दोनों को कोरिलेट करने के लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको। एक कमरे में फुल वॉल्यूम में टीवी चल रही है, क्या उस टीवी का वॉल्यूम चेंज हो? मैंने बोला फुल वॉल्यूम में चला दो, एक टीवी चला दो आप फुल वॉल्यूम में, वो टीवी चल गई। वो जो टीवी जैसे ही चलेगी तो जो एनर्जी रिलीज हुई है वो है मैग्नीट्यूड, वो है मैग्नीट्यूड। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इंटेंसिटी कहाँ है ना? तो आपका सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा, इंटेंसिटी मतलब कि आपको वो कितना लाउड सुनाई दे रही है टीवी। तो आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मुझे कहाँ से सुनना है। अगर मैं टीवी के बिल्कुल पास से सुनूंगा मुझे बहुत लाउड सुनाई देगा, अगर मैं थोड़ी डिस्टेंस से सुनूंगा मुझे थोड़ा कम लाउड सुनाई देगा, मैं डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा मुझे सुनाई ही नहीं देगा। यही कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? एनर्जी रिलीज हो गई है, तो अगर आप एपी सेंटर पे देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा शेकिंग दिखेगी, आप थोड़ा दूर चले जाओगे थोड़ी कम शेकिंग होगी, आप बहुत दूर चले जाओगे बिल्कुल ही शेकिंग आपको समझ में नहीं आएगी, राइट। तो ये इंटेंसिटी का हुआ है। अब आपने कहा अच्छा ठीक है, दूसरा क्या फैक्टर है? आपने कहा कि वॉल बना दो, आपने 230 mm की वॉल बनाई है ना, उसके बाहर से सुनो आप, या फिर आपने 1 मीटर थिक वॉल बना दी आरसीसी की, उसके बाहर से सुनो। इंटेंसिटी अलग अलग। देखो टीवी का वॉल्यूम अभी भी उतना ही है, बट आप तक जो उसका इम्पैक्ट आ रहा है वो कम ज़्यादा है, राइट। यही कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी का। मतलब कि अगर सॉइल बहुत स्ट्रांग है, मतलब कि आपकी 1 मीटर की आरसीसी वॉल है ना, तो हो सकता है इंटेंसिटी कम मिले। आपकी 230 mm की ब्रिक पार्टीशन वॉल है तो हो सकता है इंटेंसिटी ज़्यादा मिले, राइट। लेकिन एक चीज़ तो कॉमन है एंड दैट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कि जो आपका वॉल्यूम है उस पर डिपेंड करेगा ही करेगा। बाकी सारे फैक्टर्स जो भी हों वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो आपको इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, अगर वॉल्यूम कम है मतलब आपको ज़्यादा लाउड सुनाई देगा, अगर वॉल्यूम कम है तो आपको कम लाउड सुनाई देगा, राइट। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। आई होप कि आपको समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आया है, किसी पार्ट में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूँगा। थैंक यू फॉर टुडे एंड प्लीज़ टेक केयर।